everyone, this is Mamta Samaria Khandelwal and you are watching MSK Chemistry. चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर को हम डिस्कस कर रहे हैं. मैटर की बात होती है तो मतलब हमें एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर का नॉलेज जरूर होना चाहिए. इसलिए लेक्चर 71 में एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए. आज हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को. तो देखिए, हम इस चीज़ को जानते हैं कि कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं. कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से. ठीक है, तो इसको स्टडी किया गया. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड्स के, ये हमेशा हेट्रोएटॉमिक होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि कंपाउंड एक से ज़्यादा तरीके के यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के जॉइन होने से बनता है. तो कंपाउंड में हमेशा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को. दोनों ही फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिए थे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया था साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइजियर ने, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था J.L. प्राउस्ट साहब ने. अब ये जो एंटोनी लेवोइजियर साहब हैं, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं. इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नोमेनक्लेचर दिया था. ही डिस्कवर्ड दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर को उन्होंने स्टडी किया था. इसके अलावा उन्होंने बताया कि कंबस्शन रिएक्शन में मैटर कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन. इन्होंने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी, जिंक एंड सल्फर जैसे एलिमेंट्स को भी स्टडी किया था. और इन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था. इसलिए केमिस्ट्री में, इस सब्जेक्ट में इनका नाम बहुत मान सम्मान के साथ लिया जाता है. इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है. और जो दूसरा लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट J.L. प्राउस्ट. तो ये दोनों साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन, total weight of the reactant is equal to the total weight of the product formed due to chemical reaction, and this is called the law of conservation of matter. ये बहुत सिंपल लॉ है. यानी कि जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है और प्रोडक्ट का टोटल मास है वो दोनों इक्वल होंगे. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना ही तो वो डिस्ट्रॉय होता है मास, और ना ही वो राइज होता है. तो अब टेक्स्ट बुक में दो एक्टिविटी दी गई है जिससे इसको प्रूव किया गया है. फर्स्ट एक्टिविटी को हम देख लेते हैं. यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विक लाइम कहते हैं. तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इस रिएक्शन में काफ़ी हीट निकलती है और ये रिएक्शन कहलाती है स्लैकिंग ऑफ लाइम. अगर आपको लाइम, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, लाइमस्टोन, इनमें कुछ भी डाउट है तो आप हमारा लेक्चर 69 देखिए. वहाँ पे हमने इन सब को डिटेल में डिस्कस किया और किस तरीके से इनका इंटर कन्वर्जन होता है उसे भी हमने बताया. तो ये जो रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से, इसे हम कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम. अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कितना लिया गया है, 56 ग्राम, और वाटर लिया गया है 18 ग्राम. तो रिएक्शन में ये देखा गया जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास इट विल बी इक्वल टू 56 प्लस 18 ग्राम होगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं, इसका मास भी 74 ग्राम आता है. तो हम देख सकते हैं टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट. इस तरीके से इस एक्टिविटी में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ठीक है, ये तो एक्टिविटी 1 हो गई. अब हम दूसरी एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड को लिया गया है और इसकी रिएक्शन हुई है सोडियम सल्फेट के साथ. कैल्शियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम सल्फेट के साथ. तो यहाँ पे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जनरेट होता है. किसका? कैल्शियम सल्फेट का. ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इस पे शॉर्ट अपलोड किया है हमने. जब कोई दो सॉल्ट सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई एक इनसॉल्युबल मैटर जनरेट होता है तो उन रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस या मैटर जनरेट होता है वो कहलाता है प्रेसिपिटेट. अब इसके लिए फिर यहाँ पे हम नीचे सॉलिड टर्म यूज करते हैं. ठीक है, और ये कैसे होते हैं, आपके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं. जैसे कैल्शियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा, सोडियम सल्फेट का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा,
और साथ में यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड ट्वाइस NaCl और इसका क्या बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी देखा गया कि जो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो टोटल मास है या टोटल वेट है इट इज़ 300.23 ग्राम और जो प्रोडक्ट बने हैं कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड उसका मास भी सेम है। मास कहें या वेट कहें एक ही बात है। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को यहाँ पे प्रूव करते हैं। ये दोनों एक्टिविटी का आपको ध्यान रखना है। दोनों रिएक्शन को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो इसीलिए। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स और प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? रेशो। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जब कंपाउंड को कौन बनाता है? एलिमेंट बनाता है। तो उस कंपाउंड में उसको बनाने वाले एलिमेंट का जो मास रेशो होता है या फिर जो वेट रेशो होता है या जिसे हम क्या कह सकते हैं मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप वाटर की बात करें तो वाटर को स्टडी किसने किया था? लेवोइजियर साहब ने किया था। तो वाटर का अगर आप 9 ग्राम लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका मास रेशो फिक्स है। कितना? हाइड्रोजन का होगा 1 ग्राम, ऑक्सीजन का होगा कितना? 8 ग्राम। अगर आप वाटर का 18 ग्राम लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा? हाइड्रोजन का होगा 2 ग्राम और ऑक्सीजन का होगा 16 ग्राम। और ये फिक्स है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वाटर का सैंपल प्योर होना चाहिए और ये प्योर सैंपल आपने किस सोर्स से कलेक्ट किया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने रेन वाटर है वो अगर प्योर लिया है, हालांकि रेन वाटर प्योर नहीं होता लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए आपने वाटर लिया है जो कि रेन वाटर है जो कि प्योर है, या आपने लेबोरेटरी में वाटर बनाया है वो भी H2O है वो भी प्योर है। तो जो आप लेबोरेटरी से जो वाटर आप बना रहे हैं वो और जो रेन से जो वाटर आपने कलेक्ट किया है उन दोनों में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का या वेट का जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट होगा और इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके स्टेटमेंट की भी बात करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। जैसे कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब जैसे वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन से। एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन आर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो ये बना है कॉपर और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से और कॉपर ऑक्साइड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो इन कंपाउंड में जैसे कि हमने वीडियो में बताया एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंपाउंड का जो एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, कंपाउंड का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, इसीलिए जो कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका जो मास का रेशो होता है वो भी कांस्टेंट ही होता है। अब इस लॉ का हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इस लॉ के लिए हम ये लिख सकते हैं द प्रोपोर्शन बाई वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड इज फिक्स्ड। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था वाटर में कितना होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 1:8। दूसरा स्टेटमेंट हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो बाई वेट इन कंपाउंड। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आपको जो अच्छा लगे वो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ये सारे आपको हम स्लाइड्स नोट्स फॉर्म में बनाते हैं ताकि आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो, आपको समझ भी आ जाए और इनका आप स्क्रीनशॉट लेके आप एक अपना फोल्डर बना सकें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आगे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों तो हो गए आपके इस लॉ के स्टेटमेंट। तो अब हम क्या कहते हैं कि द वेट रेशो ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। मतलब आपने जैसे मैंने बताया ना कि वाटर को चाहे आप रेन वाटर लीजिए चाहे आपने लेबोरेटरी में बनाया है ना, तो दोनों ही केस में जिनका सोर्स अलग है, वाटर का सोर्स अलग है, फिर भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट का प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि वेट रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8। तो ये फिक्स है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता।
इसी तरीके से वेट रेशियो ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 3:8। कैसे, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 2 जा 32, तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो ये हो गया ना 3:8 रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये लॉ क्या है, लेकिन हमें इसे वेरीफाई करना होगा, तो इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए ये जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पे जो दिया है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो वो जिस तरीके से दिया गया बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, तो मैंने इसे सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करें, कॉपर ऑक्साइड जो कि क्या है हमारा कंपाउंड है, इसमें हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है कॉपर और ऑक्सीजन, इसके मास रेशो या वेट रेशो को हम निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली पहले हम निकालते हैं। तो ये कॉपर ऑक्साइड के सैंपल की हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये कॉपर ऑक्साइड का हम यहाँ पे दो अलग अलग सोर्स से हम इसे बनाते हैं। तो पहला सोर्स तो है हमारा कॉपर कार्बोनेट, इसको हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, तो ये निकल जाएगी, ठीक है, गैस है इसलिए निकल जाएगी और कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा। तो एक सैंपल तो हमें मिल गया कॉपर ऑक्साइड का, किससे, कॉपर कार्बोनेट की हीटिंग से। कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कलर होता है इसलिए हमने इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो ठीक है, ये एक सैंपल हमें मिल गया। दूसरा सैंपल हम लेते हैं, कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो तब भी हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन ये निकल जाती है, और ये दूसरा सैंपल भी हमें कॉपर ऑक्साइड का मिल गया। तो हम अब ये प्रूव कर रहे हैं कि सोर्स पे किसी भी कंपाउंड का जो उसको बनाने वाले एलिमेंट का जो मास रेशो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के दो सैंपल आ गए, दोनों का सोर्स अलग है। इस कॉपर ऑक्साइड का सोर्स है कॉपर कार्बोनेट और ये दूसरे वाले कॉपर ऑक्साइड का जो सोर्स है वो है कॉपर नाइट्रेट। दोनों को ही हमने अलग अलग रिएक्शन से बनाया है और उसको कलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस सैंपल फर्स्ट का कितना लेते हैं 8 ग्राम, ठीक है। अब इस 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में हमें ये पता करना है कि कॉपर का वेट कितना है और ऑक्सीजन का वेट कितना है। इसी तरीके से इस दूसरे सैंपल में भी हमें ये पता करना है कि इसमें भी कॉपर और ऑक्सीजन का वेट का रेशो क्या है और ये दोनों मैच करने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इन सैंपल्स को स्टडी करते हैं। इस कॉपर ऑक्साइड का जो 8 ग्राम लेते हैं इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉपर और साथ में मिलता है वाटर। ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, ये आपकी नॉलेज के लिए है। तो इस कॉपर ऑक्साइड का जब हमने हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट किया तो कॉपर और H2O हमें मिल गया। तो कॉपर का रेशो तो हमें इस CuO में हमें कॉपर का रेशो तो पता चल गया, लेकिन ऑक्सीजन का रेशो अभी हमें पता नहीं है। कॉपर का रेशो हमें मिल गया 6.4, ऑक्सीजन का रेशो हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली गई, वाटर में। तो वाटर में से हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 1.8 ग्राम H2O है इसमें ऑक्सीजन कितना है। तो कैसे पता करेंगे, अरे देखिए सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जो 18 ग्राम H2O होता है उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, 18 ग्राम H2O में ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। तो 1.8 ग्राम H2O में ऑक्सीजन कितना होगा, ऑब्वियसली 1.6 ग्राम, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये जो सैंपल है इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो क्या आ गया, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो आता है। कॉपर का रेशो तो पता है हमें, ये 6.4 ग्राम, और इस 1.8 ग्राम H2O में ऑक्सीजन कितना है हमारा 1.6 ग्राम। तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो कितना हो गया 1.6 ग्राम। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 की टेबल बोलिए आप, तो ये रेशो आता है 4:1। और ये सेम चीज इस सैंपल से भी हमें यही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलता है। तो हमें क्या मिल गया कि इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का जो वेट रेशो है दैट इज 4:1 ग्राम। मतलब अगर आपने 5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया तो 4 ग्राम उसमें कॉपर होगा और 1 ग्राम होगा ऑक्सीजन। अब इसी
वेरिफिकेशन को हम आगे की स्लाइड में डिटेल में आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किसने बताया हमें, लेवोइजियर साहब ने। और इसमें अगर जो प्रपोर्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का वो होता है 1:8। ये बात हम जानते हैं। इट मीन्स कि अगर 9 ग्राम वाटर अगर आपके पास है तो उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये देख सकते हैं ना आप वेट रेशो क्या है, मतलब 9 ग्राम में 1 ग्राम है हाइड्रोजन और 8 ग्राम है 9 ग्राम में 1 ग्राम है हाइड्रोजन और 8 ग्राम है ऑक्सीजन। तो 1.8 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना होगा, 1.6 ग्राम। तो जो 8 ग्राम हमने कॉपर ऑक्साइड का वेट लिया था उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का वेट रेशो कितना आ गया, 6.4 to 1.6। और इसको और हम सिंप्लीफाई करते तो ये आता है 4:1। अब ये तो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो आपने लेबोरेटरी में किया है। अब हम इसको थ्योरेटिकल वैल्यू से हमें इसे मैच करना पड़ेगा। अगर ये दोनों वैल्यू मैच होती है तो हमारा लॉ वेरीफाइड होता है। तो वो भी कर लेते हैं हम। कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये, और एटॉमिक मास हम जानते हैं कॉपर और ऑक्सीजन का कितना होता है, कॉपर का होता है 63.5 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इनका जब हम मास रेशो निकालते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4:1 के इक्वल आता है। और एक्सपेरिमेंट में भी क्या आता आया था हमारा, कॉपर और ऑक्सीजन का मास रेशो कितना आया था, 4:1। तो हम ये कह सकते हैं एज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, thus the law of constant proportion is verified। तो इस तरीके से ये लॉ हमारा वेरीफाइड हो गया। तो आपको ये दोनों जो लॉज हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।